Welcome back guys to Ascent Gate Academy. Let us start the next topic, that is design of machine element under fatigue loading. So my dear, theory of failure तक का पार्ट हम पूरा कर चुके हैं. अब बारी फटीग लोडिंग को पढ़ने की है और यही वो फेज है जहां से मशीन डिजाइन अपने आप में शुरू होती है. अब तक जो आपने पढ़ा उसमें से कुछ पार्ट आपने सोम में भी पढ़ा है. अब जो आप पढ़ोगे वो आप सिर्फ एमडी में पढ़ोगे. So next is design of machine element under fatigue loading. So design of machine elements under fatigue loading. So design of machine element under fatigue loading. So my dear, अगर हम बात fatigue loading की कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, fatigue loading बेसिकली ऐसी लोडिंग होती है जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या तो दोनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है. So either magnitude or direction changes with respect to time, such kind of loading is said to be fatigue loading. अब प्रश्न ये उठता है इसको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं. अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिएगा. यस, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे पहले आप जब पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल तो वहाँ पे लोड के क्लासिफिकेशन में आपको बताया जाता है कि फटीग लोड है क्या. फिर जब आप पढ़ते हो थ्योरी ऑफ मशीन्स और वाइब्रेशन तो बैलेंसिंग में आपको ये बताया जाता है कि जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं वो ऐसे ही फोर्सेस को बोला जाता है जिनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों टाइम के साथ चेंज हो. और फिर वाइब्रेशन पढ़ाते समय ये प्रूव किया जाता है कि वाइब्रेशन इन अ रनिंग सिस्टम कैन नेवर बी जीरो. इसका मतलब फटीग लोडिंग, क्योंकि आप पूरी तरह बैलेंस नहीं कर पाए थे इसलिए आप वाइब्रेशन हमेशा रहेंगे सिस्टम में. रोटेटिंग मासेस की बैलेंसिंग कंप्लीट हुई थी, रेसिप्रोकेटिंग की नहीं हुई थी. तो बिकॉज ऑफ दैट वो चीजें आ रही थी सारी. तो जब वो चीजें आ रही थी तो हुआ क्या, बेसिकली अब आपको पता लग गया कि वाइब्रेशंस तो रहेंगे. वाइब्रेशंस हैं तो माय डियर अब सीधी सी बात है, वाइब्रेशंस मतलब फटीग फेलियर. अब फटीग फेलियर के साथ प्रॉब्लम ये है कि बिना बताए होता है. जैसे तुमने सुना होगा कि जब आसपास में कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे आपको पता लगता है कि फलाना फलाना था जो कि दिन में कल तक तो सही था, रात को निकल लिया. तो ऐसे लोग जो मतलब जिनका हार्ट फेल हो जाता है, मतलब फेल होने का मतलब है गए अब कुछ नहीं कर सकते. तो माय डियर ऐसा नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज रातों रात उनके साथ कुछ हो गया. नहीं, चल उनके साथ बहुत समय से रहा था पर वो इतना स्लो पॉइजन था कि किसी को पता ही नहीं लगा कि कब क्या हुआ. धीरे धीरे चेंजेस होते रहे सिस्टम में, होते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया और अचानक एक दिन सिस्टम फेल. वही होता है वाइब्रेशन में. वाइब्रेशन में फेलियर बिना बताए हो जाता है, बताता नहीं है, बताकर नहीं होता, बिना बताए फेलियर होता है. तो अगर बिना बताए फेलियर होता है तो माय डियर अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब हमें पता है कि हमारी लोडिंग फटीग है तो कम से कम हम उसके लिए डिजाइन कर लें. क्योंकि अगर बिना बताए फेलियर हुआ तो कई जगह पे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो सकते हैं. जैसे पावर प्लांट का शाफ्ट 18,000 आरपीएम पे घूम रहा है, अगर वो ब्रेक होता है तो माय डियर ब्लंडर होगा. तो हम नहीं चाहते ऐसे फेलियर हो. तो इसलिए इसके लिए हम डिजाइन कर देते हैं कि कल को अगर ऐसा लोड आए तो हम उसके लिए डिजाइन कर लेते हैं. हमें पता लग जाएगा इतनी साइकिल चल रहा है, साइकिल पूरी होने से पहले वी विल चेंज द कंपोनेंट एंड दिस इज डन व्हेन द कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू फटीग लोडिंग. ये किया जाता है. तो होप यू विल बी गेटिंग दिस. तो इसलिए फटीग लोडिंग को अलग से पढ़ना है. अब माय डियर ये तो था फटीग लोडिंग का मतलब. अब इस पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है. देयर इज सम इंटरव्यू क्वेश्चन मेड ऑन दिस और वो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम जो लोडिंग लगाएं वो तो स्टैटिक हो, पर जो उसके कारण स्ट्रेसेस इंड्यूस हो वो फटीग हो. बिल्कुल हो सकता है. तो माय डियर मैंने कहा हमारे पास एक बीम है लेट अस से, और इस बीम के ऊपर कुछ इस तरह की लोडिंग कर दी गई, ये बेंडिंग मोमेंट लगा दी गए. आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये सैगिंग मोमेंट है. तो सैगिंग मोमेंट है तो ये जो बीम है ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी. और अगर ये इस तरीके से बेंड हुई तो टॉप वाले फाइबर्स में आएगा कंप्रेशन और बॉटम वाले फाइबर्स में आएगा टेंशन. और एक ऐसा फाइबर भी होता है जिसमें ना आता है टेंशन ना आता है कंप्रेशन, और ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर. ऐसे फाइबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल फाइबर. तो न्यूट्रल फाइबर पे ना होता है टेंशन ना होता है कंप्रेशन.
एंड माय डियर, इस बेंडिंग मोमेंट के अंदर अगर आप स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, तो मैं आपको वो भी बता चुका हूं किसी भी फाइबर पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। इट इज लाइक दिस वन, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका मतलब यहां पर इस वाले फाइबर पे अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ही आपको दिखा दूं, तो इस वाले फाइबर पे स्ट्रेस है -3, इस वाले पे -2, इस वाले पे -1, इस वाले पे 0, फिर +1, +2 एंड +3। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर देते हैं हम। अब अगर मैं इसको रोटेशन दे देता हूं, इफ आई गिव इट ए रोटेशन लाइक दिस, तो माय डियर ये जो फाइबर है जिसको मैं A बोल रहा हूं और ये जो फाइबर है इसको मैं B बोल रहा हूं, तो जब A वाला फाइबर इस B वाली पोजीशन पे आएगा तो इसकी स्ट्रेस जो है वो -3 से +3 हो जाएगी। लोडिंग कैसी थी, स्टैटिक, भाई यहाँ स्ट्रेस -3 या -2, -1, 0, +1, +2, +3, लोडिंग स्टैटिक ही है, कांस्टेंट। बट जैसे आपने इसको घुमाया तो अब घूमने के कारण ये वाला फाइबर रोटेट है कि यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा, तो ड्यूरिंग दैट स्ट्रेस विल चेंज फ्रॉम -3 टू +3, ऐसा होगा। तो अब ये जो लोडिंग थी कैसी, स्टैटिक, पर बन कैसी गई, फटीग। तो दिस इज द वे टू मेक द लोडिंग फटीग। और मैं आपको बता दूं, जितनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी, इफ n1 इज मोर देन n2 इज मोर देन n3, उतना ही फटीग लोडिंग का इफेक्ट ज्यादा भयंकर होगा, मतलब उतनी ही जो लाइफ अंडर फटीग लोडिंग है वो कम हो जाएगी। ओके, यस, तो स्पीड के ऊपर काफी सारा दारोमदार होता है। तो मतलब किसी भी स्टैटिक लोडिंग वाले कंपोनेंट को अगर आप घुमा देते हो, किसी भी को नहीं, जिसमें स्ट्रेस ऐसी हो, एक फाइबर पे टेंसाइल, एक पे कॉम्प्रेसिव, या किसी भी मटेरियल में अगर स्ट्रेसेस हर पॉइंट पे अलग अलग हैं, तो उसमें अगर आप घुमा दोगे उसको तो लोडिंग फटीग बन जाएगी। अगर नॉर्मल स्ट्रेस का केस है, स्ट्रेस हर पॉइंट पे सेम है, फिर घुमाने से कुछ नहीं होगा। तो स्टैटिक लोड कंबाइंड बनाने के लिए जरूरी है कि स्टैटिक लोडिंग का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, यस ऑब्वियसली, डिफरेंट फाइबर्स पे बोल रहा हूँ, पर जब आपने इसको घुमाया तो एक ही फाइबर पे जो है, ये वाला जो फाइबर ए है, यही कभी कंप्रेशन में, यही कभी टेंशन में चला गया, इसलिए लोडिंग फटीग हुई। ये फटीग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस फाइबर पे हमेशा स्ट्रेस -3 ही है, इस फाइबर पे हमेशा -2 ही है, तो एक फाइबर पे फिक्स ही है, पर यहाँ पर उस फाइबर पे भी चेंज हो रही है, इसलिए फटीग है और वो स्टैटिक है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब माय डियर हम देखते हैं फटीग लोडिंग की 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो फटीग लोडिंग 4 टाइप की होती है, हालांकि मैं इसका इंट्रोडक्शन लोडिंग में थोड़ा सा दे भी चुका हूं आपको। तो सबसे पहली टाइप की जो लोडिंग होती है उसको बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। इट इज कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको CRL भी बोलते हैं। और ये कंबाइंड लोडिंग का या ये फटीग लोडिंग का सबसे स्टैंडर्ड केस माना जाता है। मतलब अगर कुछ नहीं दिया हो तो मान लो लोडिंग यही है। सो माय डियर, जो कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग होती है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो स्ट्रेसेस का वेरिएशन होता है वो ऐसा होता है, और ये जो है वैल्यू वो +5 और ये जो है वैल्यू -5। मतलब इसकी पहचान क्या है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मिनिमम वाली स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग की पहचान है। दूसरी तरह की जो लोडिंग है उसको बोलते हैं रिपीटेड लोडिंग। रिपीटेड लोडिंग मतलब रिपीटेशन, आपको बताया था मैंने, ऐसी लोडिंग जिसमें मिनिमम स्ट्रेस 0 हो उसको बोलते हैं रिपीटेड लोडिंग। मतलब इस तरह की लोडिंग वेयर मिनिमम स्ट्रेस इज 0। थर्ड वन इज फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग इज लाइक दिस, जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो पर डायरेक्शन नहीं। +5 +2। और इसके बाद एक आखिरी टाइप की लोडिंग है अल्टरनेटिंग लोडिंग। अल्टरनेटिंग नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक स्ट्रेस प्लस होगी और एक माइनस, ये तो श्योर है।
but magnitude of plus and minus is not going to be same. Maybe ये +5 हो और मे बी ये -2 हो. ये होती है टाइप्स ऑफ लोडिंग. ओके, ये होती है टाइप्स ऑफ लोडिंग. अब मैं आ रहा हूं टर्मिनोलॉजीज ऑफ फटीग लोडिंग के ऊपर. नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ फटीग लोडिंग. टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. फर्स्ट इज मैक्सिमम स्ट्रेस. इट इज गिवन एज सिग्मा मैक्स. सेकेंड इज मिनिमम स्ट्रेस, सिग्मा मिनिमम. थर्ड इज mean stress, and mean stress is given by sigma max plus sigma minimum by 2. Fourth one is amplitude stress. This is given by sigma max minus sigma minimum by 2. फिफ्थ वन इज एम्पलीट्यूड तक आगे समझ में? यस. फिफ्थ वन इज दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेस रेशियो. It is sigma minimum by sigma maximum. Sixth one is amplitude ratio. It is given as sigma amplitude by sigma mean. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाय 2, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाय 2. 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा भैया. सिग्मा मैक्स को कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 माइनस सिग्मा मिनिमम बाय सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस रेशियो. इसको R से डिनोट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय सिग्मा मैक्स. यहां भी कॉमन लो और यहां आ जाएगा 1 प्लस R. दिस विल बी कैंसिल आउट. 1 माइनस R बाय 1 प्लस R. नेक्स्ट होता है रेंज ऑफ स्ट्रेस. रेंज कैन बी रिटन एज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन. तो ये टर्मिनोलॉजी. और जैसा मैंने आपसे कहा कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग जो है वो फटीग लोडिंग का स्टैंडर्ड केस होता है. तो कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग की पहचान होती है सिग्मा मैक्स अगर प्लस सिग्मा है तो सिग्मा मिनिमम माइनस सिग्मा होगा, सिग्मा मीन होगा 0 और सिग्मा एम्पलीट्यूड होगा सिग्मा. स्ट्रेस रेशियो विल बी -1 एंड एम्पलीट्यूड रेशियो विल बी इन्फिनिटी. रेंज विल बी 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा. वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी. सो डियर दिस इज सेट टू बी द टर्मिनोलॉजी ऑफ फटीग लोडिंग. तो यहाँ से टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई फटीग लोडिंग की. और टर्मिनोलॉजी के बाद अब मैं आ रहा हूँ फटीग लोडिंग के स्टैंडर्ड टेस्ट के ऊपर. जैसे नॉर्मल टेंसाइल टेस्ट आपने देखा स्टैटिक लोडिंग और कंबाइंड लोडिंग में एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ट्रीट किया गया है, उसी तरीके से फटीग लोडिंग का जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसका सेटअप बनाया था सर R.R. मोरे ने. और उस पर जो एक्सपेरिमेंटल कर्व दिया था वो वॉहलर ने दिया था, तो इसलिए उसको वॉहलर डायग्राम बोलते हैं. सो माय डियर लेट अस सी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप obtained by or produced by Sir R.R. More, and then the readings obtained and graph made by Sir Wahler known as ascent diagram. So let us see my dear the discussion over Sir R.R. More experiment.
और स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर फटीग लोडिंग। So Sir R.R. More has taken a special specimen. ऐसा था दिखने में कुछ, ओके। और यहां पर ये ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, और यहां पे क्रॉस सेक्शन मिनिमम है क्योंकि क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट ऐसे डाउन जा रहा है, और ये जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन है दैट इज 7.5 mm इन डायमीटर, ओके। और ये जो लेंथ है वो अराउंड 190 के आसपास होती है mm में, और ये जो कर्वेचर बन रहा है इसका जो रेडियस है वो अराउंड 220 mm था। ये आपको याद नहीं रखना, जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो इस तरह का स्पेसिमेन सर आर.आर. मोरे ने लिया था। क्यों ऐसे रिड्यूसिंग डायमीटर लिया था उसके बारे में आप खुद समझ जाओगे इस चैप्टर के कंप्लीशन तक, क्योंकि अभी स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में आप जानते नहीं हो, तो अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। बस ये समझ लो इस तरह का स्पेसिमेन सर आर.आर. मोरे ने लिया था, और उन्होंने जो टेस्ट परफॉर्म किया उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है ये एक शाफ्ट की फॉर्म में, तो इसको बियरिंग का सहारा देना जरूरी है। तो थ्रू बियरिंग ओनली ही हैज कनेक्टेड दिस, यहां से इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ क्यों? क्योंकि स्टैटिक लोडिंग को फटीग बनाने के लिए घुमाना जरूरी है, तो मोटर घुमाएगी, स्टैटिक को फटीग बनाएगी। और यहां पे जोड़ा रिवॉल्यूशन काउंटर से, फेल होने से पहले कितने रिवॉल्यूशन रोटेट करेगा वो काउंट कौन करेगा, रिवॉल्यूशन काउंटर। और इस पे लोडिंग लगा दी जो कि बिल्कुल स्टैटिक लोडिंग थी, एंड लोडिंग वाज इन दिस फॉर्मेट। आई एम शोइंग यू दैट लोडिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। लोडिंग वाज इन दिस फॉर्मेट। एक इस तरह का स्ट्रक्चर फ्रेम बना दिया गया, इसके ऊपर एक रोड विद कॉलर लगा दी गई। अब इसके ऊपर जितने वेट चाहिए उतने रख लो, तो जितने वेट लगाओगे उतने वेट के हिसाब से स्ट्रेस आ जाएगी। तो ये सर आर.आर. मोरे का बेहतरीन सेटअप था। और ये जो स्पेसिमेन उन्होंने लिया था वो मिरर पॉलिश्ड सरफेस था, मतलब उसका सरफेस बहुत अच्छा फिनिश था। मिनिमम डायमीटर 7.5 mm था, सेंटर पर था, ओके। सो गाइस इस तरह का सेटअप जब सर आर.आर. मोरे ने परफॉर्म किया, उसके बाद जो बोहलर डायग्राम बना, जिसको आप एसेंट डायग्राम बोलते हो, वो कैसे बना। सो माय डियर, आप जानते हो यहां पर कुछ वेट दिया गया है, उस वेट के कोरेस्पोंडिंग इसके अंदर कुछ स्ट्रेस का डेवलपमेंट होगा, पर मैं एम्पलीट्यूड स्ट्रेस की बात कर रहा हूं क्योंकि डिफाइंड ऐसे है कि एम्पलीट्यूड स्ट्रेस से बात हो। पर एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग में सिग्मा और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस बराबर होते हैं, आप देख चुके हो। मींस अप्लाइड लोडिंग एंड एम्पलीट्यूड स्ट्रेस बिकम्स इक्वल, अभी तो देखा कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग में। तो अगर ऐसा है तो ये सिग्मा ए किसी लोड के कोरेस्पोंडिंग आएगा, और इस स्ट्रेस के कोरेस्पोंडिंग हम नंबर ऑफ साइकिल्स देख लेते हैं, कितनी साइकिल हमारा कंपोनेंट चलेगा। और इस रीडिंग को हम एक लॉग डायग्राम पे बना देते हैं, जिसमें यहां पर लेते हैं लॉग ऑफ एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, यहां लेते हैं लॉग ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और इस डायग्राम को कहा जाता है द फेमस एसेंट डायग्राम और वोहलर डायग्राम। तो एक बार फिर से इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। लेट अस सी इन अ ग्रेट डिटेल। तो माय डियर, उन्होंने सबसे पहले एक लोड लिया, उसके कोरेस्पोंडिंग कुछ एम्पलीट्यूड स्ट्रेस था, इसके कोरेस्पोंडिंग कुछ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टेकन सम वेट W1 corresponding to which the stress was around ultimate strength। अब माय डियर, जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। अब जब मटेरियल फ्रैक्चर ही हो जाएगा तो क्या वो वेट करेगा कि तुम जाके घुमाओगे तब फटीग लोडिंग आएगी तब मैं फेल होऊंगा? बिल्कुल नहीं, इट विल इमीडिएटली फेल। आप मोटर चलाने गए उससे पहले ही खत्म, एक भी रिवॉल्यूशन पूरी नहीं कर पाएगा ये। फिर करते करते आपने लोड को कम करना शुरू किया, यू रीचेस टू सम वैल्यू W2, उसके कोरेस्पोंडिंग स्ट्रेस थी 0.9 SUT। ये मैं माइल्ड स्टील के लिए बता रहा हूँ, डिफरेंट मटेरियल के लिए वैल्यू डिफरेंट हो सकती है।
और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आई वो 1000 आई थी। फिर लोड को ओवरकम किया गया, इट रीचेस टू W3, फॉर दैट स्ट्रेस वाज कमिंग आउट टू बी 0.75 ऑफ SUT, लेट अस से, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दैट द स्ट्रेस साइकिल्स वर कमिंग 10/5। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां तक इट्स ओके। इसके बाद जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखी है। अब एक अगली वैल्यू जो लिख रहा हूं वो भी सही है। देन वी कोरस्पॉन्डिंग टू लोड W4 वी गॉट एक स्ट्रेंथ थी, एक स्ट्रेस थी जिसको हमने SC का नाम दिया, और ये वो स्ट्रेस है जिसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ साइकिल्स थी 10/6। अब आप देख रहे हो कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 इस तरह की रिवॉल्यूशन है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे रिवॉल्यूशन लूंगा तो 10, 20, 30 का भी लूंगा तो 10/6 बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे से कई बोर्ड भर जाएंगे। तो इसको खत्म करने के लिए हमने स्केल फैक्टर लिया लोग का बेस दे करके, क्योंकि जैसे आप लोग का बेस दोगे तो जो 10/6 है वो 6 बन के रह जाएगा। तो हमारा जो स्केल फैक्टर है वो इसलिए लिया गया है लोग का, ताकि हमारा डायग्राम सही लगे। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लोग बेस 10 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और यहाँ क्या ले रहे हैं, लोग बेस 10 सिग्मा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। ओके, तो जब हमने ये ग्राफ लिया तो यहां पर मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अब जो ग्राफ बनेगा, अगर हम उस ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेस थी लॉग, 1 सेकेंड, तो मैं पहले आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। तो जो डायग्राम हमारे पास आया दैट वाज लाइक दिस। इट वॉज ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। सही कर रहे हैं, ये 3 और 6 पे मैंने लाइन बना ली। तो इनिशियली डायग्राम ऐसा था, और ये वाली जो वैल्यू थी वो थी log बेस 10 1 सेकेंड। Okay guys, so this was basically log base 10 0.9 times of s, sorry, this was, let me correct it, so this was basically log 10 0.9 टाइम्स ऑफ SUT। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो साइकिल्स थी वो 10/3 थी। ओके, कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस log 0.9 SUT, और ऑब्वियसली ये कह रहा होगा SUT रही होगी यहाँ पे स्ट्रेस, log बेस 10 SUT। और इसके बाद जो कर था उसमें बहुत सारा डिक्लिनेशन देखा गया, और इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म नहीं किए, क्योंकि जिस समय टेस्टिंग चल रही थी उस समय के हिसाब से 10/6 एक बहुत बड़ा नंबर था। मतलब हमारा ये मानना है 10/6 तक तो हम खुद ही कंपोनेंट को चेंज कर देंगे भैया, इंतजार किसका करना है। जैसे आज की डेट में मैं फैन की बात करूं तो जो आपके फैन है, आप जनरली 20-25 साल से ज्यादा किसके पास पुराना फैन होगा, हार्डली 30 साल में आप उसको चेंज कर दोगे। उसकी लाइफ 100 साल होती है, तो 100 साल की लाइफ है, आप 30 में चेंज कर दोगे, तो उसको टेस्टिंग उसी के हिसाब से किया जाता है जितना आपको यूज करना है। तो उस समय के हिसाब से 10/6 एक बहुत बड़ा नंबर था, इसलिए इसके आगे टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माना गया कि इस 10/6 साइकिल्स के बाद तो हम अपने आप ही कंपोनेंट चेंज कर देंगे। तो जब इसके बाद चलाना ही नहीं तो फिर उसके बाद टेस्ट क्यों करना है। जैसे गियर्स है,
हमें पता है कि ईयर्स कोई 50 साल यूज करने वाला है, हमने 100 साल के लिए टेस्टिंग कर दी कि 100 साल में कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। ओके, अब होने को उसकी लाइफ 200-300 साल भी हो सकती है, पर हमें पता है यूज इतना करना है लोगों ने, तो उससे ज्यादा की टेस्टिंग करके टाइम खराब क्यों करें। तो ये टेस्टिंग 10⁶ तक की गई, और 10⁶ जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसको हम एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं, दैट इज डिफाइंड एज log base 10 SC, तो उसको बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, अब ये है ग्राफ, इसको बोलते हैं द फेमस एसेंट डायग्राम। इट इज सेड टू बी द फेमस एसेंट डायग्राम। और अगर हम इस एसेंट डायग्राम की बात कर रहे हैं तो ये जो रीजन है, जब मैं आपको बता रहा हूं कि जब अगर कोई मटेरियल या कंपोनेंट 10⁻³ साइकिल से पहले फेल हो जाता है तो उसके फेलियर को लो साइकिल फटीग फेलियर कहा जाता है। इट इज सेड टू बी लो साइकिल फटीग फेलियर। और अगर कोई मटेरियल 3 से 6 के बीच में फेल होता है तो उसको बोलते हैं हाई साइकिल फटीग फेलियर। इट इज सेड टू बी हाई साइकिल फटीग फेलियर। और अगर कोई 10⁻6 के बाद चल गया तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि मटेरियल कभी फेल ही नहीं होगा। असली में 10⁻6 मतलब, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट इज सेड टू बी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस लिमिट। तो अगर कोई आपसे बोले कि भैया एंड्योरेंस स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है, अगर स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है अगर आप ओरिजिनल स्ट्रेस को इससे नीचे रखो तो आपका कंपोनेंट और मटेरियल कभी फेल नहीं होगा, या फिर मैं बोलूंगा कि 10⁻6 साइकिल्स तक फेल नहीं होगा। हियर 10⁻6 साइकिल्स रेफर्स टू इनफाइनाइट, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इफ द स्ट्रेस कमिंग इन द मटेरियल इज लेसर देन एंड्योरेंस लिमिट then the material is going to live for infinite life, but here infinite life refers to 10⁻6 cycle। मतलब यहाँ पे हमारी इन्फिनिटी की अपनी डेफिनेशन है कि 10⁻6 को हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं, मतलब 10⁻6 के बाद का किसी को पता नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक हमें चलाना है, इसके बाद अगर फेल नहीं होगा इसका मतलब कभी। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो आपके यहाँ फैन चल रहा है, आपको पता है फेल कल होने वाला है, आपने आज ही उतार के रख दिया, तो क्या वो कभी फेल होते देख पाए? नहीं देख पाए। अब 10⁻6 साइकिल पे हम ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं कंपोनेंट को, उसके बाद अगर वो फेल हो भी रहा है तो हमें कहाँ पता लगेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वही सेम बात है, तो इसको बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। अगर मटेरियल 3 से पहले फेल हो जाए तो लो साइकिल फटीग, 3 से 6 के बीच में तो हाई साइकिल फटीग। माय डियर, लो साइकिल फटीग कैसे एलिमेंट्स का होता है? जैसे स्टड, नट, बोल्ट, ऐसे स्क्रूज, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका लो साइकिल फटीग फेलियर होता है। और हाई साइकिल फटीग फेलियर किसका होता है? बियरिंग, स्प्रिंग, शाफ्ट, गियर। बट माय डियर, हम जब इन सारे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो हम फटीग के इफेक्ट को नहीं लेते इन जनरल, और लेते हैं तो फैक्टर्स की टर्म में लेते हैं, मतलब फटीग लोडिंग की तरह नहीं पढ़ते हैं उसको बस कुछ फैक्टर ले लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो रियल एनालिसिस होती है उसमें थोड़ा सा एडिशन होगा कुछ चीज़ों का, तो यहाँ बहुत सिंपल एनालिसिस करते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक। सो माय डियर, लो साइकिल फटीग और हाई साइकिल फटीग के बारे में जो हमने डिस्कशन किया है, 10⁻3 से कम तो लो, 3 से 6 तो हाई। इसके ऊपर बहुत शानदार और अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। वो न्यूमेरिकल कैसे होते हैं? आपको ये बोलेगा कि भाई मुझे ये बताओ इस स्ट्रेस के कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कितनी साइकिल जी जाएगा, या फिर इतनी नंबर ऑफ साइकिल जीने के लिए कितनी स्ट्रेस चाहिए, तो इस तरह की चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिमिलर ट्राइंगल लगाना होता है। जैसे मैं आपको बता दूं 10⁻3 तक के जो फेलियर होते हैं, 10⁻3 तक के फेलियर्स को हम मानते ही नहीं कि वो फटीग है, हम मानते हैं वो तो यील्ड करके फेल हुआ है मटेरियल। यील्ड मतलब जैसे नॉर्मल मटेरियल फेल होता है, फोर्स लगाया, यील्ड कर गया, फेल, तो ये हम मान लेते हैं। हमारा मानना है कि 3 के बाद वाले फेलियर को फटीग मानो, 3 से पहले वाले क्या फटीग मानो, क्योंकि इतनी कम साइकिल जी रहा है वो, तो 3 के बाद वालों को फटीग फेलियर मानते हैं, 3 से पहले वालों को यील्डिंग फेलियर। तो 3 के बाद के लिए हम सिर्फ इतना ही डायग्राम आपको पेपर में दिया होगा, ये वाला पार्ट आपको डायग्राम का दिया ही नहीं होगा पेपर में, मतलब आपका डायग्राम 3 से 6 तक चलेगा। अब माय डियर, अगर आप ध्यान से देखो, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ इतनी स्ट्रेस के लिए कितनी साइकिल, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कुछ ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, बस उसी का यूज मुझे करना है, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि एक एंगल 90, दूसरा एंगल कॉमन, ये तीसरा एंगल, तो एंगल सिमिलरिटी है आपके पास। और इस सिमिलरिटी के हिसाब से आप जब लिखोगे तो ये हाइट डिवाइडेड बाय ये विल बी इक्वल टू ये हाइट डिवाइडेड बाय ये। जैसे मैं इसको नाम दे दूं ABC, इसको नाम दे दूं DEF, DE ओनली, तो आप क्या लिखोगे?
AD बाई DE इज इक्वल टू AB बाई BC। और अगर आपने ये लिख लिया तो आपको ऑब्वियस सी बात है DE की वैल्यू मिल जाएगी, और DE की वैल्यू आपको मिल गई तो आपको लाइफ मिल गई। इज इट ओके? क्योंकि ये 3 आपको पता ही है, तो ये अननोन है। मान लो इसको दिस इज सेड टू बी लेट अस से सम x, तो आप इसमें लिख सकते हो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। AD अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे log 0.9 टाइम SUT, और यहाँ लिखोगे log बेस 10 इंटू सम स्ट्रेस सिग्मा। ओके, तो हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये होगा ये माइनस ये, और व्हाट अबाउट DE? DE होगा x माइनस 3। AB क्या होगा? दिस माइनस दिस। BC क्या होगा? दिस माइनस दिस। तो अननोन आपके पास सिर्फ x होगा, बाकी सब पता होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जब आ जाएगी तो आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएंगे। और इसमें मैं कम से कम 2 क्वेश्चन आपके सामने देख के करूंगा, और 1-2 क्वेश्चन और भी हम करेंगे, तो उनको देख के आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके डियर, नाइस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर RR मोरे एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात है एंड्योरेंस लिमिट की। तो एंड्योरेंस लिमिट या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है, अगर हम उसकी बात करें, जैसे मैं आपसे पूछूं यील्ड स्ट्रेंथ क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। अब माइल्ड स्टील की टेस्टिंग करो, यील्ड स्ट्रेंथ फिक्स आती है, चाहे आप कैसे भी टेस्टिंग कर लो। आप करो, मैं करूं, सर RR मोरे करें, सर जेम्स वाट करें, कोई भी करें, SYT विल रिमेन सेम। प्रॉपर्टी जो है SUT निकाल लो, आपकी मेरी सबकी सेम आएगी। कैसा भी स्पेसिमेन उठा लो स्टील का, यू विल बी गेटिंग सेम। ग्रेड सेम होना चाहिए, क्योंकि ग्रेड सेम नहीं हुआ तो फिर तो ऑब्वियसली चेंज होगा। मतलब सेम स्टील मटेरियल, अच्छी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, सरफेस फिनिश खराब, अच्छी, कुछ भी उठा लो, यू विल गेट द सेम SYT SUT वैल्यू। बट माय डियर, जब बात एंड्योरेंस लिमिट की होती है तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब सर RR मोरे को जो वैल्यू मिली वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी सरफेस फिनिश सर RR मोरे से खराब होगी तो वैल्यू कम आएगी। आप मान लो जो साइज ले रहे हो 7.5 से बड़ा ले रहे हो, सर जेम्स वाट, सर RR मोरे ने 7.5, वोलर ने 7.5 लिया था, तो आपकी वैल्यू कम आएगी। यस माय डियर, साइज पे डिपेंड करती है एंड्योरेंस लिमिट, सरफेस फिनिश पे डिपेंड करती है, साइज पर, सरफेस फिनिश पर, और भी बहुत सारे फैक्टर साइज पे डिपेंड करती है। तो जो चीज़ इतनी चीज़ों पे डिपेंड करे वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो एंड्योरेंस लिमिट प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि यील्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। इसलिए एंड्योरेंस लिमिट या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोलते जरूर है इसको, बट इट इज नॉट एट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। ठीक है भाई, तो आप चाहें तो मैं AD DE AB BC को लिख के दिखा भी सकता हूं आपको। चलिए लिख के दिखाई देता हूं। AD को आप लिखोगे, ओके, फर्स्ट लेट मी इरेज दीज थिंग्स। ओके, तो AD बाय DE, AB बाय BC, AD बाय DE, AB बाय BC। व्हाट इज AD? log base 10 0.9 times of SUT minus log base 10 sigma A divided by x minus 3 is equals to log base 10, it is going to be 0.9 times SUT minus log base 10 SE divided by 6 minus 3. Okay guys, so using this equation आपको x मिल जाएगा। x होता है log base 10 n, whatever जो भी आपको वैल्यू मिले यहां से n आ जाएगा 10 की पावर x, you will get the answer। इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, आप देखेंगे। अभी रिसेंट में ज्यादा आ रहे हैं, पहले तो एक आधी बार, आप तो हर साल आ रहा है इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, तो ये होता है सर RR मोरे एक्सपेरिमेंट। आर यू गेटिंग इट? चलिए, तो दिस इज फर्स्ट फेज। अब इसके बाद हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स देखेंगे, और एक्चुअल एंड्योरेंस, ये जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है, एक होती है करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, एक होती है RR मोरे वाली। RR मोरे वाली आपने देख ली, फिर देखेंगे करेक्टेड, एंड देन वी विल गो फॉर सोडरबर्ग, गुडमैन एंड गर्बर क्राइटेरिया। चलिए देखते हैं क्या है ये सब चीजें।